हुकूमत ने इमरान खान साहब को नेशनल डायलॉग की पेशकश कर दी। मेरी इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब इस पेशकश को कबूल करने वाले हैं। क्यों करेंगे ये भी हम आपको आज के वीलाक में बताएंगे। और इसके अलावा जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमले पे एक जीआईटी बन चुकी है। जीआईटी के सरबरा जुल्फ़कार हमीद साहब हैं, ये पुलिस ऑफिसर हैं, इस वक्त एडिशनल आईजी हैं। ये इमरान खान साहब के साथ कंफर्टेबल नहीं थे, इमरान खान साहब ने इनको रिमूव किया था। शायद इसलिए इस जीआईटी की सरबराही इनके हवाले की गई। क्या ये बात दुरुस्त है? ये भी हम आज के वीलाग में आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज पीटीआई जा रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फैसला कर देगी? हम आज के वीलाग में आपको ये भी बताएंगे। कल वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब को दावत दी कि आप अगर एक नेशनल लेवल का डायलॉग करना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कम से कम इलेक्शंस के मसाइल हल हो जाएं, तो फिर आपको हमारे साथ बैठना चाहिए। और उनको एक ओपन ऑफ़र की। मेरी इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब इस ऑफ़र को कबूल करने वाले हैं। लेकिन क्यों करेंगे ये तो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब के अल्फाज, एग्जैक्ट अल्फाज जो हैं, आप वो सुन लें। इमरान खान साहब वो एक अपनी अना रखते हैं, उनकी एक अपनी सोच है, उनके एक अपनी नज़रिया है, पता नहीं वो सियासी कैसे हैं। उन्होंने पौने 4 साल तक वो कैसे वज़ीर आज़म हो सकते हैं इस मुल्क के, जिन्होंने पौने 4 साल अपोजिशन से मुसाफा तक नहीं किया। अपोजिशन लीडर से जिन्हें आइन पाबंद करता है कि आप उसके साथ बैठ के मुशावरत करेंगे, उन्होंने एक मुशावरती इजलास नहीं किया। आज अगर उन्हें एहसास हो गया, अल्लाह करे उन्हें यह एहसास हो, और मैंने ये मीडिया में पढ़ा है कि उन्होंने कहा मैं बैठता हूँ, अब अगर तो वो 2 एलची भेज देंगे तो ठीक है, 2 बंदे हम भी बैठ जाते हैं। लेकिन अगर वो ग्रैंड नेशनल डायलॉग करना चाहते हैं तो आपकी सिविल सोसाइटी और बार काउंसिल्स ने, ये मेरी अपनी राय है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म तजवीज़ किया है। उन्हें बैठना चाहिए, उस पर बाकियों को भी बैठना चाहिए। देखें, ये मुल्क पहले, पाकिस्तान सबसे पहले, रियासत सबसे पहले, हमने तो अपनी सियासत की कीमत अदा की है। पाकिस्तान के लिए हम इकट्ठे बैठे और सोचें, ये सियासी ओहदे लेने से किसी ने कोई बड़ा स्कोर नहीं कर लेना है। गवर्नमेंट की तरफ से बार बार इमरान खान साहब को ये ऑफर की जा रही थी, लेकिन इमरान खान साहब नहीं मान रहे थे। लेकिन इस मरहले पे जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ऑफर की है, ये मेरा ख्याल है इमरान खान साहब इसे मान लेंगे। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब इसे क्यों मानेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब का ख्याल ये था कि ये इलेक्शन जो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, ये 90 दिन के अंदर अंदर हो जाएंगे। जब ये असम्बलियाँ तोड़ रहे थे दोनों सूबों में, तो इन्हें बहुत से लोगों ने रोका था। उसमें इनके पुराने दोस्त वो भी शामिल थे। इसमें गौहर एजाज साहब जो बिजनेसमैन भी हैं, फाइनेंसर भी थे इनके। और जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो उसमें ये उस गवर्नमेंट का हिस्सा भी रहे गौहर एजाज साहब। ये भी उन्हें रोकते रहे कि मेरी इतलात के मुताबिक गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवाएगी। उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब बार बार इमरान खान साहब को रोकते रहे कि खुदा का वास्ता है असम्बली ना तोड़ें, अगर हमने असम्बली तोड़ दी तो हम सड़कों पर ख्वार हो जाएंगे। अब ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब क्यों कहते थे, ये हम आज के शाम के वीलाग में आपको बताएंगे कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की विजडम को अगर इमरान खान साहब मान लेते तो आज शायद ये हालात वो ना होते जो ये इमरान खान साहब देख रहे हैं। इसी तरह इनके अपने इनर सर्कल में, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब शामिल थे, जिसमें असद कैसर साहब शामिल थे, जिसमें फवाद चौधरी साहब शामिल थे, जिसमें एजाज चौधरी साहब शामिल थे, ये सब चाहते थे कि ये असम्बलियाँ ना टूटें, क्योंकि सबका ख्याल ये था कि अगर असम्बलियाँ टूट गई तो फिर हमें ये सूबा दोबारा हासिल करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बल्कि पीटीआई के एमपीएस का ये भी कहना था कि भाई साहब कुछ अरसा और निकाल लें ताकि हमारे जो तरक्याती मंसूबे हैं वो कम अज़ कम मुकम्मल हो जाएं, उसके बाद आप असम्बली तोड़ दीजिएगा। लेकिन अब अगर हमने असम्बली तोड़ी तो हम वाकई ज़मीन पर आ जाएंगे, फिर हमारे पास कुछ नहीं होगा। लेकिन इमरान खान साहब को इनके वकला ने वर्गलाया। उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, जिसमें एडवोकेट अज़हर सदीक साहब शामिल हैं, जिसमें बाबर अवान साहब शामिल हैं, जिसमें इमरान खान साहब के अपने ज़ाती वकला शामिल हैं। सबका ये कहना था कि आइन के अंदर कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद नहीं है कि जिसके तहत इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन को 90 दिन से ऊपर ले जा सके। लिहाजा अगर आज असम्बलियाँ तोड़ दी जाती हैं तो इलेक्शन कमीशन मजबूर है कि वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए। लिहाजा हमें 90 दिन के अंदर इलेक्शन मिल जाएंगे। ये भी इमरान खान साहब से कहा गया था कि अब देखें, इस वक्त हम पीक पे हैं, हमारी जो पॉपुलैरिटी है वो इंतहा को छू रही है, और इस वक्त अगर आप असम्बलियाँ तोड़ देते हैं तो 90 दिन के बाद इलेक्शन हो जाएंगे।
जब 90 दिन में इलेक्शंस हो जाएंगे तो हम अगले 5 साल के लिए 2 सूबों के अंदर हुक्मरान होंगे, और जब जनरल इलेक्शन होंगे तो पंजाब हमारे हाथ में होगा, खैबर पख्तूनख्वा हमारे हाथ में होगा, और फिर हम इन दोनों सूबों की बुनियाद पे वफाकी हुकूमत हासिल कर सकेंगे। इमरान खान साहब को इतनी बार कहा गया था कि इमरान खान साहब ने इस बात पे यकीन कर लिया, लेकिन जब असम्बलियाँ टूट गई तो उसके बाद के हालात आपके सामने हैं। आज वो तमाम लोग जो इमरान खान साहब को रोकते रहे, आज वो सच्चे साबित हो रहे हैं, और वो सब लोग जो इनको कहते रहे कि असम्बलियाँ तोड़ दें, कुछ नहीं होगा, इलेक्शन वक्त पे होंगे, आज वो गलत साबित हो रहे हैं। तो अब इमरान खान साहब को अंदाज़ा है कि अब मैं अगर गवर्नमेंट के साथ नहीं बैठता तो फिर अगला इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन है 8 अक्टूबर को या फिर नवंबर में, वो भी नहीं हो सकेंगे। फिर गवर्नमेंट इसको भी सस्पेंड कर देगी, इसको भी खींचती चली जाएगी, और ये इलेक्शन उस वक्त तक नहीं हो सकेंगे जब तक मुझे डिस्क्वालीफाई नहीं कर देते, जब तक मैं जेल के अंदर नहीं होता। जब मैं अगर जेल के अंदर चला जाऊं और मुझे अदलिया अगर डिस्क्वालीफाई कर दे तो फिर शायद गवर्नमेंट पूरी तरह बंदोबस्त करके फिर शायद इलेक्शन करवा सके। इन हालात में ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो अब इमरान खान साहब के पास एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि ये गवर्नमेंट के साथ बैठे। लिहाजा इमरान खान साहब इस नज़ाकत को समझते हैं, इस माहौल को समझते हैं। अब मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब की एक दरमियान का रास्ता निकाल रहे हैं। कुछ इनके लोग हैं, कुछ इनके दोस्त हैं जो गवर्नमेंट के साथ राब्ते में हैं, और इमरान खान साहब उन दोस्तों की मदद से अब इस गवर्नमेंट के साथ बैठना चाहते हैं। लेकिन अब सवाल ये कि क्या गवर्नमेंट इमरान खान साहब के मशवरों पर अमल करेगी, क्या गवर्नमेंट इमरान खान साहब के मुतालबात तस्लीम करेगी या नहीं करेगी। यहाँ पे ज़ाहिर एक डिबेट है जो मैं अभी ज़ाहिर आपके सामने करूँगा। अब मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट को ये डायलॉग सूट नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट ने इमरान खान साहब को दीवार के साथ तो लगा ही दिया है। अब गवर्नमेंट ऑफर तो कर रही है, इमरान खान साहब मान भी जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट संजीदगी से इमरान खान साहब के साथ डायलॉग नहीं करेगी। इमरान खान साहब को थकाया जाएगा, इमरान खान साहब को बुलाया जाएगा, इमरान खान साहब को फिर थकाया जाएगा, और अल्टीमेटली इस सारे डायलॉग में कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकेगा। सोल्यूशन अल्टीमेटली या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को निकालना पड़ेगा, या फिर इमरान खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल के बैठ के कोई निकालना पड़ेगा, और उसके लिए ज़ाहिर इमरान खान साहब को अपना जो मौक़िफ़ है उससे पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन उस मौक़िफ़ से पीछे हटने से पहले इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा और जेल जाना पड़ेगा। याद रखें कि अगर इमरान खान साहब जेल चले जाते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो फिर इनके साथ एक सीरियस डायलॉग शुरू हो जाएगा। फिर इमरान खान साहब डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की बात मान लेंगे, और अगर ये हुकूमत की बात मान लेते हैं फिर तो इलेक्शन हो सकते हैं। अगर ये नहीं मानते तो ये याद रखिएगा कि अक्टूबर नवंबर में जनरल इलेक्शन भी नहीं होंगे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट हो या फिर रियासत हो या फिर गवर्नमेंट हो, ये कभी भी नहीं चाहेगी कि इमरान खान साहब के सामने एक तश्त रख दिया जाए, इमरान खान साहब उसे उठा लें, उसके बाद दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाएं और पाकिस्तान वो सब कुछ करें जिनका आइडिया ये दिमाग में लेके बैठे हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन हालात में कोई जनरल इलेक्शंस भी हो सकते हैं। अगर जनरल इलेक्शंस करवाने हैं तो फिर इमरान खान साहब को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसके बाद ही जनरल इलेक्शंस हो सकेंगे। वैसे मुझे तो ये इलेक्शन तो छोड़ें, अगले इलेक्शन भी होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अब हम आते हैं JIT की तरफ। कल वजारत दाखिला ने एक JIT बना दी है, और इस JIT के सरबराह हैं एडिशनल IG जुल्फ़कार हमीद साहब। और जुल्फ़कार हमीद साहब कौन है? जुल्फ़कार हमीद साहब आपको याद होगा कि CCPO लाहौर थे, और ये वो दौर था कि जब मरीम नवाज साहबा नैब कोर्ट में पेश होती थी, बल्कि नैब तफ्तीश के लिए इनको बुलाती होती थी। और उस वक्त आपको याद होगा कि 2020 में जब मरीम साहबा अपने वर्कर्स के साथ नैब के दफ्तर की तरफ रवाना हुई थी, तो उस वक्त पुलिस के साथ इनकी लड़ाई हुई थी और वहाँ पर पथराव हुआ था, आपको याद होगा। उस वक्त इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी कि CCPO साहब जुल्फ़कार हमीद साहब मरीम नवाज़ को रोकें भी और उन्हें गिरफ्तार भी करें। इन्हें ये टास्क दिया गया था, लेकिन जुल्फ़कार हमीद साहब उसमें कामयाब नहीं हो सके थे। जब ये नाकाम हो गए तो उसके बाद इमरान खान साहब ने इनको हटा दिया था, इनको फ़ारग कर दिया गया था इस पोजीशन से, और फिर यहाँ पे ये अपनी मर्ज़ी का एक अफसर लेकर आए थे। अब इस गवर्नमेंट को पता है कि जुल्फ़कार हमीद साहब इमरान खान साहब से दुखे हुए हैं, इमरान खान साहब के साथ वो खुश नहीं थे, इसलिए इनको अब इस JIT का सरबराह बना दिया गया। इनके नीचे ISI के नुमाइंदे होंगे, MI के नुमाइंदे होंगे, IB के नुमाइंदे भी होंगे, और साथ साथ DIG हेडक्वार्टर इस्लामाबाद भी इस JIT का हिस्सा होंगे। और इस JIT के 2 टास्क होंगे। पहला टास्क ये होगा कि जब इमरान खान साहब 28 फरवरी को अदालत में पेश हुए थे तो उस वक्त भी तोड़ फोड़ हुई थी, उस वक्त भी खासा हल्ला मचा था। और इसके बाद जब 18 मार्च को वो इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आए तो यहाँ पे इनके वर्कर्स ने बहुत तबाही फैलाई। तो ये 14 दिन के अंदर अंदर ये JIT इन 2 इंसिडेंट्स की तफ्तीश करेगी।
लोगों को आइडेंटिफाई करेगी और इनके ज़िम्मेदारों का तयन करने के बाद ये सारी रिपोर्ट बना के अदालत के हवाले की जाएगी। फिर अदालत से दरख्वास्त की जाएगी कि इस केस को फौरी तौर पर सुना जाए और जो जो ज़िम्मेदार लोग हैं उन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो JIT है ये बड़ी स्पीड से काम करेगी और इमरान खान साहब को इसमें खासा टफ टाइम मिलेगा। अदालत जो होगी ना, वो ज़ाहिर है जब इस JIT की रिपोर्ट आएगी तो अदालत इमरान खान साहब को भी बुलाएगी और इसके साथ साथ जो उनके वो तमाम लोग जो हैंडलर हैं इस सारे इश्यू के, उन सबको भी बुलाया जाएगा और इसमें बड़े लेवल पे लोगों को सज़ा होगी। क्योंकि JIT से पहले जो पाकिस्तानी अदारे हैं उनके पास बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको वो JIT के सामने रखेंगे, जिसमें 300 वर्कर्स गिरफ्तार हुए हैं इमरान खान साहब के। उनमें से 24 वर्कर्स के ने बाकायदा सबूत पेश कर दिए हैं और उनका मोबाइल का डाटा मिल गया है। ये वो डाटा सामने आएगा, उनके एतराफ़ी बयान सामने आएंगे, वो JIT का हिस्सा बनेंगे और वो वर्कर्स ये एतराफ़ करेंगे कि हमें कौन शख्स लेकर आया था, उसने कितने पैसे दिए थे, किसने हमें टीयर गैस फराहम की थी, किसने हमें पत्थर दिए थे, किसने कहा था कि किस वक्त टारगेट करना है। और वो सारे हैंडलर जो हैं वो सारे के सारे जब वो बयान करेंगे तो फिर ज़ाहिर है उसके बाद ख़ासे मसाइल बढ़ जाएंगे। तो ये JIT एक सीरियस कंसर्न होगा इमरान खान साहब के लिए और ये इतना आसान काम नहीं होगा कि इमरान खान साहब इस रिपोर्ट को हज़म कर सकें। लेकिन ज़ाहिर है PTI जुल्फ़िकार हमीद साहब के ऊपर इक्तफ़ा नहीं कर रही और PTI की तरफ से एक रेजिस्टेंस आ रही है कि ये JIT हमारे ख़िलाफ़ बनाई गई है और इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि इमरान खान साहब को सज़ा दी जा सके। लेकिन ज़ाहिर है जो PTI की रिजर्वेशंस है उसे गवर्नमेंट अब सीरियस नहीं ले रही और ये JIT अब ज़ाहिर है आज से काम शुरू कर रही है। तो इमरान खान साहब के लिए आने वाले दिनों में JIT का भी एक नया महाज खुल रहा है। और अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ। PTI आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रही है और PTI का इसमें मौक़िफ़ होगा कि गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन दोनों मिल के इन्होंने इलेक्शंस को पोस्टपोन किया है और ये सबवर्जन है आइन की और इन्होंने आइन मुअत्तल कर दिया, आइन तोड़ दिया और ये मार्शल लॉ है। तो ये ज़ाहिर है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की जाएगी कि आप इसके ऊपर फौरी तौर पे हेयरिंग शुरू करें और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे हेयरिंग शुरू कर देगी। अब इसमें अगला सवाल ये कि क्या इलेक्शन कमीशन को बुलवा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पूछ सकती है? मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हर इदारे के सरबराह बल्कि हर इदारे के अहलकार को बुला के उससे पूछ सकती है। अगला सवाल ये कि क्या इलेक्शन कमीशन को सज़ा हो सकती है? मेरा ख्याल इलेक्शन कमीशन इस सारे इशू को लंबा करने की कोशिश करेगा। वो ये कहेगा कि देखें जी आप वज़ारत ख़ज़ाना को बुलाएं, वो कहेगा जी आप लाहौर हाई कोर्ट को बुलाएं, वो कहेगा जी आप आर्मी जो है उनके किसी जनरल को बुलाएं जो इसके ज़िम्मेदार हैं, फिर वो इसके अलावा महकमा तालीम है उसके एहलकारों को बुलाने की कोशिश करेगा। तो अब इलेक्शन कमीशन एक बड़ी लंबी फहरिस्त दे देगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और कहेगा जी इन सब ने हमें कहा है कि इलेक्शन मुमकिन नहीं है, आप इन सब को बुलाएं और इनका मौक़िफ़ आप कोर्ट के अंदर सुनें। तो ज़ाहिर है जब इतना लंबा केस हो जाएगा और वह फैलना शुरू हो जाएगा तो टाइम बड़ा लग जाएगा इसमें। और यही इलेक्शन कमीशन और हुकूमत पाकिस्तान चाहती है कि इतना लंबा टाइम हो जाए कि फिर ये इलेक्शन ज़ाहिर है अक्टूबर के अंदर ही फिजिबल हों, इससे पहले मुमकिन ना हो सके। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब ये प्रोसेस सारा चल रहा होगा तो फिर हुकूमत की तरफ से ये दरख्वास्त भी की जाएगी कि इशू बड़ा है तो इस पर फुल कोर्ट बेंच होना चाहिए, यानी पूरी अदालत को बैठना चाहिए और ज़ाहिर है इसके ऊपर भी खींचातानी शुरू हो जाएगी। इस तरह ये इशू लंबा होता चला जाएगा और इस दौरान दो बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी पाकिस्तान में। पहली तब्दीली तो ये है कि सितंबर में सदर आरफ अलवी साहब का टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, इनका दौर ख़त्म हो जाएगा तो ये फ़ारिग हो जाएंगे सदारत से और यहाँ पे चेयरमैन सेनेट को कुछ अरसे के लिए सदर बना दिया जाएगा और चेयरमैन सेनेट सादर संजरानी साहब जो हैं सारे इख्तियारात उनके पास चले जाएंगे और सादर संजरानी साहब वही करेंगे जो गवर्नमेंट उनको कहेगी या रियासत उनको कहेगी। तो एक तो सदर आरफ अलवी साहब साइड पे हो गए। दूसरा, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो चीफ जस्टिस हैं वो तब्दील हो जाएंगे और जस्टिस बंदियाल साहब की जगह अब काजी फ़ायज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तो उसके बाद अब आपके सामने होगी कि यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी और इस दौरान जो ज़ाहिर है गवर्नमेंट जो है वो भी बड़ी मजबूत हो जाएगी और हो सकता है कि इमरान खान साहब को सज़ा भी हो जाए। तो जब ये सारे प्रोसेस मुकम्मल हो जाएंगे तो उसके बाद अगर इलेक्शन हो भी जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को कोई ख़ास फ़ायदा होगा। तो अब ये जो बैटल है, जो सियासी जंग है, अब ये जंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से में आज से चलना शुरू हो जाएगी। अगले 2 हफ्ते में पाकिस्तान में आप ऐसी चीज़ें देखेंगे कि जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा।